हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। रोहित, अभ्यंक, प्रियांशु, शंभू, आर्यन, गुड इवनिंग, नमस्ते। जल्दी से आ जाओ भाई सारे, फिर शुरू करते हैं, है ना। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। आ जाओ जल्दी से। अमन प्रथम, अनुप्राश, अनुज, जतिन, आर्यन, अंकित, प्रियांशु, अरे यार अभ्यंक फिर भूल गया। रति, गुड इवनिंग। अंशुमन, गुड इवनिंग। जल्दी आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे हम। देवेश, राधे 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 सब। मैं ठीक हूँ। मैं तो आज से हमें कैलकुलस शुरू करना है, ठीक है। कोई नहीं प्रथम, तो वो तुमसे आराम से हो जाएगी। अंश, गुड इवनिंग। श्रुति, विभा, गुड इवनिंग। तो आज से हमें कैलकुलस शुरू करना है। मैं थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। कैलकुलस जो है हमारी नेक्स्ट यूनिट होने वाली है। जो कैलकुलस है वो हमारे एग्जाम का 50% वेटेज रखेगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट। अगर 80 का पेपर है तो 35 नंबर का तो आएगा ही आएगा, है ना। अगर 80 नंबर का पेपर है तो लगभग लगभग 35 नंबर का तो आएगा ही आएगा। और अगर हमारा क्या बोलते हैं 100 नंबर का पेपर है तो 50 से कम 45, 46, 40 इतने नंबर का आता है। तो ये सबसे बड़ी यूनिट है हमारी, ठीक है। नहीं नहीं, टाइम से हो जाएगा प्रथम सिलेबस, चिंता मत करो। 50% अप्रोक्सीमेटली इसकी वेटेज होती है, पहली बात। इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर चैप्टर होता है लिमिट्स का। ये लिमिट्स का चैप्टर होता है, ये हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो इसके लिए आना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज का जो लेक्चर है वो हम लिमिट्स को देंगे थोड़ा सा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि थोड़ा लिमिट को रिवाइज करके आना। क्या तुमने लिमिट को थोड़ा बहुत रिवाइज किया या नहीं किया। लिमिट को थोड़ा मोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। ये चैप्टर हम कर चुके हैं, फिर इसके बाद ये 11th का चैप्टर है। अब फिर 12th में हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करना है सबसे पहले। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th का कैलकुलस में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये 12th के हैं सारे के सारे चैप्टर। फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी। हाँ, नोट्स रिवाइज कर लिए, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारा आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद हमारा आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद आएगा तुम्हारा क्या, चलो इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, फिर आएगा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे जब हमारा कैलकुलस कंप्लीट होगा। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स तुम्हारे 12th के हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता दूं, सारे के सारे एक के बाद एक होंगे, सारे के सारे एक के बाद एक होंगे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन। तो बीच में कहीं भी सीरीज टूट गई तुम्हारी तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसके बाद।
ठीक है, जहां भी सीरीज ब्रेक होगी उसके बाद फिर हमें समस्या आएगी। तो सीरीज ब्रेक मत होने देना बिल्कुल भी। जैसे ही ये सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा लगभग लगभग सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ तुम्हारे चैप्टर्स कौन से बचेंगे? एक तो बचेगा वेक्टर्स का, एक बचेगा 3D, एक बचेगा LPP और एक बचेगा प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर बचेंगे, जो कि कुल मिला के सारे ही 15-20 लेक्चर का काम है। कुल मिला के ये चैप्टर्स बचेंगे। ये शुरू के 3 तो बहुत इजी है, पता भी नहीं लगेगा कब खत्म हो गए। वेक्टर, 3D, LPP, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टाइम लेगा बस, तो ये तो जल्दी सी हो जाएगा। ये होते के साथ 20-25 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी ये टाइम लेंगे काफी सारा, कैलकुलस हमारा अब काफी समय कंज्यूम करेगा। चैलेंजिंग है, डेफिनेटली है, पर हार्ड नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग खुला रखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक तो कोई समस्या नहीं है, आगे थोड़ी थोड़ी इंटीग्रेशन में समस्या हो सकती है, पर अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो उसमें भी नहीं होगी। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जो ये लिमिट्स वाला चैप्टर है, ये वाला, ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शुरुआत यहीं से होती है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। अब जो बच्चे मुझसे 11th क्लास में पढ़े थे, वो तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि उनको पता होगा। 3 2 बार लिख दिया, अच्छा कोई नहीं। 4 5, ठीक है। तो वैसे तो मेरे को उम्मीद है कि जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था 11th क्लास में, उनको तो लिमिट्स के बारे में पता होगा, है ना। और अच्छे से लिमिट्स कराई थी मैंने काफ़ी डेप्थ में जाके। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए 12th क्लास में, मेरे को उम्मीद है कि उन्होंने भी पढ़ाई तो करी ही होगी, चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा, और थोड़ा मोड़ा सवाल भी करे होंगे, कुछ कुछ याद भी होगा। और मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि अपनी रिवाइज करके आना ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो आज मैं जो आज का लेक्चर है, मैं फिर भी तुम्हारे लिमिट्स के लिए दूंगा। ठीक है, फिर भी मैं क्या दूंगा, लिमिट्स को आज का लेक्चर देना चाहूंगा, ताकि हमारा थोड़ा सा बेस बिल्ड हो जाए चीजों में। ठीक है, ताकि हमारा बेस बिल्ड हो जाए। कैलकुलस हर जगह आता है, भर भर के आता है, क्योंकि ये हमारा आधे से ज्यादा सिलेबस ही कवर कर लेता है। तो इसमें से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा। 11th वाली डेरिवेटिव्स अब कवर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ मैंने 11th में भी कहा था कि ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं से अब आगे देख लो सारा कंटिन्यू हो रहा है। तो 11th में भी मैं इसीलिए कहता था कि लिमिट्स कर लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखो लिमिट से ही आगे सारा 50% काम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना हम लिमिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अगर आज मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली तो ठीक है। ठीक है, डेरिवेटिव्स वेरिएटिव्स की बात नहीं है, बस लिमिट की बात है। लिमिट का आइडिया पता होना चाहिए, और लिमिट को कैलकुलेट करना आना चाहिए। लिमिट का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, और लिमिट इवेल्युएट कैसे होती है ये पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स को, थोड़ा सा शॉर्ट में ही डिस्कस कराऊंगा, मैं ज्यादा गहराई में जाके नहीं कराऊंगा। जितनी मुझे जरूरत है उतना ही कराऊंगा, क्योंकि समय फालतू में वेस्ट करने का फायदा नहीं है। लिमिट में से कुछ आना तो है नहीं, साफ बात है, क्योंकि 11वीं का टॉपिक है, उसमें से कुछ नहीं आना। हमें जितनी जरूरत है लिमिट का, बस मैं उतनी उतनी बात डिस्कस करूंगा, और उससे ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो लिमिट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो लिमिट निकाली किसकी जाती है? लिमिट निकाली किसकी जाती है? लिमिट निकाली जाती है एक फंक्शन की। ठीक है, लिमिट किसकी कैलकुलेट की जाती है? एक फंक्शन की कैलकुलेट की जाती है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है तुम्हारा एफ एक्स। फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है? एफ एक्स से डिनोट किया जाता है ना। लिमिट्स निकाली जाती है एफ एक्स की। और फंक्शन किससे मिलके बना है? फंक्शन तुम्हारा मिलके बना है एक्स से। फंक्शन तुम्हारा किससे बना है? एक्स से बना है। तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं इस एक्स की। पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं इस एक्स की। ठीक है, जो एक्स है उसके लिए हमने दो बातें डिफाइन करी थी। एक तो हमने बात की थी, मान लो एक्स इज इक्वल टू 5 की, और एक हमने बात की थी एक्स इज अप्रोचिंग टू 5 की। ये दो बातें हमने करी थी। हेलो आदित्य, सभी को हेलो नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको तो हम क्या बोलते हैं? एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू 5, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स इज अप्रोचिंग 5।
या टेंडिंग टू 5। इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं पहली और दूसरी बात में डिफरेंस देखने की कोशिश करूं तो अभी तक जो भी हम पढ़ते थे x इज इक्वल टू 5, इसको समझने का बेस्ट एग्जाम्पल एक नंबर लाइन रहेगा, है ना। अगर हम देखें कि एक नंबर लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू 5 वाली पोजीशन कहाँ रहेगी, अगर हम देखें कि एक नंबर लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू 5 वाली सिचुएशन कहाँ रहेगी। मान लो ये तुम्हारी नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे चल रहा है, -1 है, 0 है, ऐसे चलती जा रही है नंबर लाइन। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू 5 की सिचुएशन देखूं तो कहाँ है x जो है प्रॉपर 5 है। तो ऐसी x की वैल्यू कौन सी है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसी x की वैल्यू कौन सी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसको यहां रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो क्या वो सिचुएशन एकदम 5 के ऊपर नहीं है? ये हम यहां पे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 5 है, तो उसको मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, x इज 5। ये वाली सिचुएशन हमने आज तक पढ़ी है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पे देखूं दूसरी वाली सिचुएशन जिसमें मैं बोल रहा हूं कि x इज अप्रोचिंग टू 5 या x इज टेंडिंग टू 5, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6 7 ये है। तो अगर मैं अब x इज अप्रोचिंग टू 5 की बात कर रहा हूं, यानी कि x जो है वो 5 के पास है। जैसे हम बोलते हैं फोन करके कि भाई कहाँ रह गया, तो वो बोलता है कि भाई बस आ गया, पहुंचने वाला हूं, बस यूं समझ ले आ गया। उसका मतलब क्या है कि हम बहुत पास हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, पर जहां हमें पहुंचना है वहां हम अभी पहुंचे नहीं है। आई एम अप्रोचिंग टू यू, हम ये बोलते हैं कि मैं बस तेरे पास पहुंच रहा हूं, यानी कि 5 के आसपास हैं। हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, 5 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 5 के आसपास रहने की बात कर रहे हैं। यहां पे इस 5 का कोई जिक्र नहीं है, समझो इस बात को। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम 5 के एकदम पास है, तो 5 की बात नहीं है, 5 के एकदम आस पास की बात है, आस पड़ोस की बात है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम्हारे घर का आस पड़ोस देखो, तुम्हारे घर के पड़ोसी देखो, अगर तुम अपने घर के पड़ोसी देखोगे तो क्या उसमें तुम्हारा घर इंक्लूडेड होगा? नहीं होगा। तुम्हारे घर के पड़ोसी यानी कि चारों तरफ देखोगे जो जो लोग रहते हैं, है ना। तो x इज अप्रोचिंग 5 में ये पोजीशन तो है ही नहीं जो वहां है। हमें क्या देखने हैं? x के आसपास के नंबर देखने हैं। x के आसपास के कौन से नंबर होंगे? 5 के आसपास के कौन से? 5 के आसपास के जो नंबर होंगे वो ये होंगे, जैसे कि यहां पे है ये एकदम क्लोज, 5 पे नहीं जाना है, एकदम इसके पास के जो नंबर है। सिमिलरली 5 के आसपास तो इधर भी है, ये दोनों तरफ के जो नंबर हैं इनको बोला जाता है ये 5 के आसपास के नंबर है। ये नंबर किस तरीके के हैं? 4.999 टाइप के, इतने क्लोज वाले नंबर हैं। और ये वाले नंबर किस टाइप के हैं? 5.0001 टाइप के हैं। ये वो नंबर्स हैं जो x इज अप्रोचिंग टू 5 की कैटेगरी में आते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे 5 का कोई जिक्र नहीं है। ये वाला जो नंबर है इसको क्या बोला जाएगा? ये 5 के लेफ्ट में है, इनको क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा 5 के लेफ्ट में है। इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा 5 के राइट में है। ये वाले नंबर कहाँ है? लेफ्ट में है। और ये वाला नंबर कहाँ है? राइट में है, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोलेंगे? x इज अप्रोचिंग टू 5 बोलेंगे। पहले ये बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे हम 5 की कोई बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम 5 की कोई बात नहीं कर रहे हैं। भव्य कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ाई क्या डिटर्मिनेंट्स में? अरे भाई कहाँ ध्यान है फिर तुम्हारा, अब तो पढ़ा दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये x इज अप्रोचिंग टू 5 का मतलब हो गया, यानी कि 5 नहीं, 5 के आसपास, क्लोज टू 5, ठीक है। उसमें चाहे राइट साइड से देखो या लेफ्ट साइड से देखो, ये दोनों की दोनों जो सिचुएशन है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देखना क्या चाहते हैं? हम देखना ये चाहते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर। अब मैंने तुमसे ये क्वेश्चन किया कि इफ x इज अप्रोचिंग टू 4, मान लो मैंने ये क्वेश्चन किया, इफ x इज अप्रोचिंग टू 4
देन तो मुझे बताओ कि एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है। मैंने ये क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन तो मैं तुमसे क्या करता था 11वीं क्लास तक, लिमिट्स पढ़ने से पहले हमने ये क्वेश्चन किया कि इफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अरे देवताओं, अंशुमन कह रहा है नहीं पढ़ाया है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। इनको बताओ भाई कौन से लेक्चर में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, डिटर्मिनेंट में बताना जल्दी से, किसमें पढ़ाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताओ इनको। अंशुमन भी कह रहा है नहीं पढ़ाया है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कराई थी, बल्कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कराना भी बताया था। लेक्चर बताओ भाई किसमें पढ़ाया था। तो पढ़ाया ही मना कर रहे हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 4, मैं अभी तक क्या पूछता था, मैं अभी तक पूछता था कि इफ एक्स इज 4 देन एफ एक्स क्या होगा। अभी तक मैं ये क्वेश्चन करता था तुम्हें कि भाई अगर x की वैल्यू 4 है तो एफ एक्स कितना है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि x को उठा के और फंक्शन में रख दो, यानी कि एफ ऑफ 4 निकाल दो। तो यहां पे तो ये मतलब हो गया कि सीधा फंक्शन में पुट कर दिया हमने उठा के। लेक्चर 4 में देख लेना भैया, अवनेश बता रहा है लेक्चर 4 में एफ ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 रख दो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया। पर अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, अब मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 4 के आसपास है, x की वैल्यू क्या है 4 के आसपास है, यानी कि मैं यहां पे तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू 4 के आसपास, यानी कि यहां पे 4 है तो x की वैल्यू अगर यहां पे है, कहीं यहां है 3.99 टाइप की है, जैसे मान लो 3.9 है, 3.99 है, इधर है मान लो 4.01 है, 4.0.001 है, इस तरीके की अगर x की वैल्यू है तो एफ एक्स की वैल्यू कहां जा रही है। एफ एक्स की वैल्यू भी मैं एग्जैक्ट नहीं पूछना चाह रहा, एफ एक्स की वैल्यू भी मैं एग्जैक्ट नहीं पूछना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूं कि एफ एक्स की वैल्यू भी कहां पे है, इस आसपास कहां है। देखो मैं इसको बहुत गहराई में जाके बहुत अच्छे से करा सकता हूं, पर उसकी नीड नहीं है, क्योंकि मैं उस पर समय लगा दूंगा तो हमारा जहां लगना है समय वहां नहीं लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं अगर एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी है तो एफ एक्स की वैल्यू किसके आसपास मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके के नंबर रख रख के देखते हैं, फिर हम इस तरीके के नंबर रख रख के देखेंगे। जैसे कि मान लो तुमने 3.9 रख के देखा तो फंक्शन कितनी वैल्यू देगा, फंक्शन वैल्यू देगा 3.9 का स्क्वायर, है ना। अब इसका जो स्क्वायर आएगा वो 15.9 कुछ आएगा, 15.9 मेरे को नहीं पता कितना आएगा, कुछ इतना आएगा। तुमने फिर 3.999 कुछ ऐसा रख के देखा और पास का नंबर रखा, इसका स्क्वायर किया तो ये 15.999 टाइप हो गया। जैसे जैसे ये करते जा रहे हो इस तरीके का आ रहा है। और अगर मैं तुमसे पूछूं अब राइट के कुछ रख के देखो, 4.01 रख के देखो तो 4.01 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 16.001 कुछ इस तरीके का। और छोटा नंबर रखोगे 4.0001 रखोगे तो क्या आएगा, और आ जाएगा 16.0000 और जीरो आ जाएगी। तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि x की वैल्यू अगर 4 के आसपास की रख रहा हूं, अगर x की वैल्यू मैं 4 के आसपास की रख रहा हूं तो तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू किसके आसपास है, ये वैल्यूज किसके आसपास दिख रही है, सारे कमेंट करके बताएंगे एक साथ। अगर x की वैल्यू 4 के आसपास है तो तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू तुम्हें किसके आसपास दिख रही है, ये दिख रही है 15.999, 15.99999, ये दिख रहा है 6.0000, 6.0001, किसके आसपास दिख रही है, क्या 16 के आसपास नहीं दिख रही है सारी की सारी वैल्यूज, क्या ये सारी की सारी वैल्यूज तुम्हें 16 के आसपास नहीं दिख रही है, बिल्कुल 16 के आसपास दिख रही है। तो अब इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा अगर x की वैल्यू 4 के आसपास है तो इसका जवाब ये होगा कि फंक्शन की वैल्यू 16 के आसपास है। अब ये मत सोचना कि ये भी तो यही किया है सर, वो एक अलग बात है। यहाँ पे बाई चांस ये चीजें एक जैसी दिख रही हैं कि भाई x की वैल्यू 4 लेने पे फंक्शन की वैल्यू 16 आ रही है, पर यहाँ पे टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। वो तो इतनी सी बात है, बस यूं मत सोचना कि ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बातें बिल्कुल सेम नहीं है, लग एक जैसी रही है पर बातें डिफरेंट है। यही
चीजें बच्चों को कंफ्यूज कर देती है और तभी घूम जाता है उनका दिमाग, ये क्या हो रहा है। वहां पे तो एग्जैक्टली 4 रख दिया, 16 आ गया, और बाई चांस यहां भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि भाई 4 रख रहा हूं तो 16 ही आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे 4 रखूंगा तो 16 आएगा, पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर x की वैल्यू 4 के आसपास की रख रहा हूं, x की वैल्यू 4 के आसपास की रख रहा हूं, तो फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो 16 के आसपास की दे रहा है। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये जो इतना काम मैंने किया इस बात को मैंने पहले तो ऐसे लिख दिया, क्या कि इफ x इज अप्रोचिंग टू 4 देन फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 60, इस बात को मैंने पहले तो ऐसे लिख दिया। फिर मैंने इसको एक रिप्रेजेंटेशन दे दी, मैंने क्या कर दिया, इस बात को एक रिप्रेजेंटेशन दे दी, जो तुम अपनी किताबों में हर जगह लिखी देखते हो। कौन सी रिप्रेजेंटेशन दे दी मैंने इसको, मैंने क्या कह दिया कि मैंने एक ऐसी लाइन लिख दी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 fx, ये एक लाइन लिख दी। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर x 4 के आसपास है तो फंक्शन किसके आसपास है, इफ x इज अप्रोचिंग टू 4 देन फंक्शन इज अप्रोचिंग टू विच वैल्यू, यही मतलब है जो अभी लिखा है, इफ x इज अप्रोचिंग टू 4 देन फंक्शन इज अप्रोचिंग टू व्हाट वैल्यू। तो तुमने क्या देखा, अगर x 4 के आसपास है तो फंक्शन किसके आसपास है, फंक्शन 16 के आसपास है। तो इस चीज का जवाब कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 fx, इस चीज का जवाब 16 हो जाएगा। अब कहीं से भी इसका मतलब ये नहीं है, कहीं से भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फंक्शन के अंदर 4 रखा और 16 आ गया, ये बात समझ रहे हो। हमारा फंक्शन क्या था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। तो अब तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कहीं से भी ये बात नहीं है कि x की वैल्यू 4 रखी तो फंक्शन ने 16 निकाल दी, ये तो कहीं पे भी मतलब नहीं हुआ। ये बात तुम्हें, मेरे को उम्मीद है कि समझ आ रही होगी कि 4 तो बिल्कुल नहीं रखा है। कहानी पीछे क्या चली है, ये सारी कहानी चली है कि 4 के आसपास देखा हमने x को तो फंक्शन मुझे 16 के आसपास दिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। यहां तक ये बेसिक है तुम्हारा लिमिट का। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे, बताओ मेरे को, समझे या नहीं समझे, ये बात समझ में आई अच्छे से या नहीं आई, यहां तक का जवाब देंगे पहले। आज मेरे को लिमिट ही डिस्कस करनी है बस, मैं शांति से कर दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया सभी को। चलो ठीक है, सबको एक बात ये अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके अंदर तुमने एक बात ध्यान से देखी होगी, तुमने एक चीज देखी होगी इसके अंदर, क्या देखी कि हमने पहले तो लेफ्ट साइड से वैल्यू रख के देखी और फिर हमने राइट साइड से रख के देखी। हमने पहले क्या किया, लेफ्ट साइड से फंक्शन के अंदर वैल्यूज रखी तो हमने देखा कि हमारी वैल्यू 16 के आसपास है। फिर हमने राइट साइड से वैल्यू रख के देखी, पहले तो 4 के लेफ्ट से रख के देखी, इधर की वैल्यू रखी, वो रख के देखा तो मेरे को दिखा कि फंक्शन 16 के आसपास है। सिमिलरली फिर मैंने राइट साइड से वैल्यू रख के देखी तो भी मैंने देखा कि मेरी वैल्यू 16 के ही आसपास है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो लिमिट है ना वो दो तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार तो मैं लिमिट देखना चाह रहा हूं लेफ्ट साइड से कि भाई जब मैं धीरे धीरे लेफ्ट साइड से 4 के पास जा रहा हूं तो मेरा फंक्शन कहां जा रहा है, और फिर मैं क्या करके देख रहा हूं, एक बार राइट से चल के जा रहा हूं धीरे धीरे और फिर मैं देख रहा हूं कि मेरा फंक्शन किसके आसपास जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर कंसेप्ट है। जब हम लेफ्ट से चल के देखते हैं, जब हम लेफ्ट से चल के देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, इसको क्या बोला जाता है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट से चल के आते हैं तो हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ये बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी जाती है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस, ये माइनस लगाने का मतलब क्या है कि हमने लेफ्ट से चल के देखा है, 4 से छोटी वैल्यूज पे चल के देखा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस, हमने लेफ्ट से चल के देखा तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, 16 पे जा रहा है, तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 16। कोई तुमसे पूछे ये क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 4 के लेफ्ट से चल के जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, तो हमारा फंक्शन 16 को जा रहा है। और अगर मैं ऐसे लिखूं राइट साइड से लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस, तो 4 के राइट से देखेंगे कि अगर मैं 4 के राइट से चल के जा रहा हूं तो मेरा फंक्शन कहाँ जा रहा है, तब भी मेरा फंक्शन 16 पे ही जा रहा है। हमारे केस में तो दोनों में ही 16 पे जा रहा है।
जब ऐसा होता है, लेफ्ट से भी सेम जगह जाए, राइट से भी सेम जगह जाए, तभी हम ये बोलते हैं कि हमारे फंक्शन की लिमिट निकलेगी भाई। जब ऐसा होगा ना तभी हम लिमिट निकालेंगे, तभी ये चीज निकलेगी पूरी पूरी। अगर x इज अप्रोचिंग टू 4 है तो उसके अंदर तो दोनों बातें शामिल हो गई ना, x इज अप्रोचिंग 4 में, तो इसी के अंदर ये भी आ गया कि x इज अप्रोचिंग टू 4 माइनस, इसी के अंदर ये भी आ गया x इज अप्रोचिंग टू 4 प्लस। तो 4 माइनस और 4 प्लस दोनों आ गए इसके अंदर, इस एक बात के अंदर। तो ये चीज तब निकलेगी जब ये दोनों बातें सेम बोलेंगी, ठीक है, ये दोनों की दोनों बातें सेम चीज बोलेंगी, तब हम बोलेंगे कि भाई ये चीज आएगी। यहां पे हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम आ रही है 16, तो ये दोनों बातें सेम आई, इसीलिए मैंने ये बोला कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जो 4 है तुम्हारी, अगर x 4 के आसपास है तो फंक्शन हमारा 16 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ, हम ये एक रिजल्ट बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स। किसी पॉइंट a पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर a माइनस पे लिमिट और a प्लस पे जो लिमिट है वो आइडेंटिकल आए, वो सेम आए, ठीक है। क्या कभी ऐसा भी होगा कि सेम ना आए? क्या कभी ऐसा भी होगा कि ये दोनों चीजें कभी सेम ना आए? सर मेरी एक फ्रेंड ने गलती से 11th बैच के लिए पेमेंट कर दिया है, तो अब 12th के लिए कैसे होगा प्लीज बता दीजिए। टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी समीक्षा, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश। क्या कभी ऐसा भी हो पाएगा कि ये दोनों चीजें बराबर ना आए? बिल्कुल हो सकता है। देखो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो एक फंक्शन बनाया मैंने, मैं पहले लिख देता हूं, फंक्शन लिख देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन दे दिया, 4 इफ x इज ग्रेटर देन, या फिर 7 इफ x इज ग्रेटर देन 2, और 3 इफ x इज लेस देन। मैंने एक ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन क्या कह रहा है, अगर 2 या 2 से बड़ी वैल्यू लोगे, सॉरी 2 से बड़ी वैल्यू लोगे, अगर 2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो हमारा फंक्शन 7 वैल्यू निकाल के देगा, और अगर 2 या 2 से छोटी वैल्यू लोगे तो मेरा फंक्शन 3 वैल्यू निकाल के देगा। तो फंक्शन दो तरीके से काम कर रहा है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 2 है मान लो, तो दो से छोटी वैल्यू, मान लो यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे मान लो 7 है, तो 2 से छोटी वैल्यू इधर दिखेगी लेफ्ट साइड में। तो कह रहा है कि अगर 2 से छोटी वैल्यू लोगे तो हमारा फंक्शन 3 वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा? 3 वैल्यू देगा। और 2 पे भी 3 दे रहा है, 2 पे भी कितनी दे रहा है? 3 दे रहा है, ऐसे चलता जाएगा। और 2 से अगर बड़ी की बात करो, 2 से जैसे ही बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये 7 वैल्यू देने लग जाएगा। 2 से जैसे ही बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये 7 वैल्यू देने लग जाएगा। यहाँ पे वैल्यू यहाँ नहीं आई, यहाँ पे वैल्यू यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स, मैं ये पूछ रहा हूं अगर x की वैल्यू 2 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू किसके आसपास है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई अगर x की वैल्यू 2 के आसपास है तो 2 के आसपास जाने के दो तरीके हैं, एक तो तुम लेफ्ट से चल के आओगे और एक बार तुम राइट से चल के आओगे। जब तुम लेफ्ट से चल के आए तो तुमने क्या देखा, हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, हमारा फंक्शन यहाँ है, और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी है, ये वैल्यू तुम्हारी 3 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस है एफ एक्स, वो कितनी आ रही है तुम्हारी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस जो है तुम्हारी, वो कितनी है तुम्हारी, वो तुम्हारी 3 है। जब मैं लेफ्ट से चल के जा रहा हूं तो मेरा फंक्शन 3 पे दिख रहा है, और जब मैं राइट से चल के आ रहा हूं, राइट से चल के आ रहा हूं तो मेरा फंक्शन कहां दिख रहा है, यहां ऊपर दिख रहा है। ये वाली वैल्यू कितनी है, 7 है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस
अगर मैं 2 के राइट से देख रहा हूं तो मेरा फंक्शन 7 की तरफ दिख रहा है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरी वो तो दिख रही है 3, और राइट हैंड लिमिट जो मेरी दिख रही है वो दिख रही है 7। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो है 3 और राइट हैंड लिमिट जो दिख रही है वो 7। तो देखो यहाँ पे LHL और RHL सेम ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर डिफरेंट। तो अगर ये डिफरेंट है तो फिर ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि 2 के ऊपर अगर लिमिट निकालोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। 2 के ऊपर अगर लिमिट निकालोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अगर तुम किसी और पॉइंट पे लिमिट निकालने चले, मान लो यहाँ पे 5 पे लिमिट निकाल रहे हो, 5 पे लिमिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ जरा। क्या तुम्हारे फंक्शन की 5 के ऊपर लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? 2 पे तो नहीं मिली। इसी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, क्या 5 के ऊपर लिमिट मिल जाएगी? रोहित मना कर रहा है, बाकी सब कह रहे हैं कि मिल जाएगी। देखो 5 के लेफ्ट से अगर मैं चल के गया, 5 के अगर मैं लेफ्ट से चल के गया तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है? 7 पे जा रहा है। 5 के लेफ्ट से एकदम क्लोज ही रहना है, 4.99 पे। 4.99 जैसे जो नंबर है यहाँ पे तो हमारा फंक्शन 7 पे ही रहना है। और अगर मैं 5 के राइट से देखूं, 5 के राइट से भी मेरा फंक्शन कहाँ दिख रहा है? 7 पे ही दिख रहा है, 5.00 जैसे भी। तो लेफ्ट साइड से भी सेम आ रही है, राइट साइड से भी सेम आ रही है। तो अगर मैं 5 पे देखूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं नहीं करेगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5f(x) पूछा है तो 7 आएगी, ठीक है। समस्या सिर्फ 2 पे है। समस्या किस पे है? सिर्फ और सिर्फ 2 पे है। समझे कि नहीं समझे बताओ? हाँ है ना। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हमने कंसेप्ट बना लिया, अब ये लिमिट निकालनी तो हमें मैथमेटिकली है। हमें जो ये लिमिट सोल्व करनी है ये मैथमेटिकली सोल्व करनी है। मैथमेटिकली कैसे सोल्व होगी? अब तुम्हारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, कि लिमिट्स को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। अब जैसे तुमने शुरू में लिमिट्स इवेल्युएट करी, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। यहाँ पे तो सिर्फ x² था। अगर मैं बहुत बड़ा फंक्शन लिख दूं, पावर बहुत ज्यादा कर दूं, तो फिर पावर कैसे करके देखेंगे? मुझे तो नहीं पता लगेगा। यहाँ तो सिंपल सा फंक्शन था, ये करके देख लिया। इतना लंबा काम हम नहीं कर सकते। तो हमने लिमिट्स को सोल्व करने के कुछ मेथड्स बनाए हैं, ठीक है। लिमिट को सोल्व करने के हमने क्या बनाए हैं? कुछ मेथड्स बनाए हैं। तो बारी बारी से मैं वो मेथड्स डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ये इन्हीं मेथड्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करते टाइम लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो लिमिट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, समझ रहे हो। लिमिट का कंसेप्ट इतना वो नहीं है, पर लिमिट जरूरत है कंसेप्ट की भी कॉन्टिन्यूटी जब पढ़ेंगे। पर लिमिट्स की इवेल्युएशन के बिना तुम्हारा सवाल नहीं होगा। अगर लिमिट इवेल्युएट करनी नहीं आती है तो गया एक सवाल, ये मान के चलो, ठीक है। तो इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स देखो कैसे होती है। पहला जो मेथड होता है इसके अंदर वो होता है डायरेक्ट मेथड। पहला जो मेथड होता है वो तुम्हारा क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड सबसे इजीएस्ट है और ये कहीं मिलेगा भी नहीं तुम्हें, किसी एग्जाम में कहीं नहीं मिलेगा ये मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है f(x), तुमसे इस चीज का सवाल किया है, तो सीधा क्या करो, x की जगह पे a रख दो फंक्शन में। क्या करो? फंक्शन में सीधा क्या रख दो? x की जगह पे a रख दो, वो लिमिट आ जाएगी तुम्हारी। ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है। जैसे कि अभी अभी तुमने निकाला था, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x², तुमने ये लिमिट निकाली थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x²।
तो क्या कहता है कि a की वैल्यू को उठाओ और फंक्शन में रख दो, इस 4 को उठाओ और फंक्शन में रख दो, वो लिमिट हो जाएगी, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये फंक्शन की लिमिट आ गई, 4 को उठा के रख दिया 16 आ गई। ये सिर्फ लिमिट कैलकुलेट करी है, ये मत कहना कि सर आखिरी में घूम फिर के तो वही कर दिया, ये कैलकुलेट करने का तरीका है। इसका मतलब अभी भी वही है कि अगर x की वैल्यू 4 के आसपास है तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 के आसपास होगी, मतलब अभी भी वही है इस बात का, ये सिर्फ तरीका है। जैसे कि तुमसे पूछ लिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x प्लस 8 अपॉन में x प्लस 6, बताओ ये कितना होगा, बताओ ये कितना होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x प्लस 8 अपॉन x प्लस 6, बोलो। कौशल वो तो फॉर्मूला था, बिल्कुल देवेश रोहित अनुप्राश विभा, एकदम ठीक है। x की जगह पे क्या रखेंगे, -2 रख देंगे, x की जगह पे -2 रख देना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 6, तो माइनस का 6 प्लस 8 अपॉन 4 हो जाएगा ये, तो 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू -2 के आसपास है, अगर x की वैल्यू -2 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 के आसपास है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब x की पावर 10, बताओ। ये कितना आएगा, बिल्कुल वेरी गुड रोहित, आर्यन, मुकेश, एकदम सही है। x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 5, ऐसे चलता जाएगा, -1 की पावर 10 हो जाएगा। सोच समझ के किया है कि नहीं किया है, तो देखो कौन कौन कैंसिल होता जाएगा, ये तो प्लस का 1 बनेगा, ये माइनस का 1 बनेगा, तो 2 से 3 पावर कट जाएगी, 2 से 3 पावर कट जाएगी, 4 से 5 पावर कट जाएगी, 5 से 6 पावर कट जाएगी, 6 से 7 पावर कट जाएगी, सॉरी 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 और 10 भी बच जाएगी, समझ रहे हो इस बात को। भाई दूसरी से तीसरी कट गई, चौथी से पांचवी कट गई, छठी से सातवीं कट जाएगी, आठवीं से नौवीं कट जाएगी, पर 10वीं तो बच जाएगी, और एक ये एक बच गया तुम्हारा, तो क्या बच गया तुम्हारा 1 प्लस -1 की पावर 10, -1 की पावर 10 भी कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ज्यादा सरदर्द नहीं करेंगे। हाँ ये एनडीए का PYQ है शायद प्रथम। अब बात आती है कि सर इतनी आसान है, फिर तो हो गई बात, पर इतना आसान नहीं है, फिर तो ये हो जाएगा ना कि बस वैल्यू रखा और आंसर आ गया, वैल्यू रखा और आंसर आ गया, क्या इतना इजी है, नहीं। डायरेक्ट मेथड कई बार अजीबोगरीब आंसर देने लग जाता है, डायरेक्ट मेथड जो है वो अजीबोगरीब आंसर्स देने लग जाता है, जो आंसर्स डिफाइंड ही नहीं है, तो हर जगह डायरेक्ट मेथड नहीं लगाया जा सकता। तो उसके लिए हमने क्या देखी, कुछ
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है। हमारा डायरेक्ट मेथड कई बार इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स निकाल के देने लग जाता है। हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वो कई बारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बाहर निकाल के देने लग जाता है। जैसे कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, जैसे कई बार तुम्हें दिखेगा कि हमारा डायरेक्ट मेथड 0/0 फॉर्म निकाल के दे रहा है, आंसर आ रहा है 0/0, कुछ इस तरीके का आ रहा है, या फिर तुम्हारा आंसर आ रहा है ∞/∞, इस तरीके का आंसर आ रहा है। तीसरा, कई बार तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा जो है 0 की पावर ∞ आ रहा है, कई बार तुम्हें दिखेगा ∞ की पावर 0 आ रहा है, इस तरीके के आंसर दिखने लग जाएंगे तुम्हें। कई बार तुम्हें दिखेगा 0 की मल्टीप्लाई ∞ से हो रही है, ठीक है। कई बार तुम्हें दिखेगा ∞ में से ∞ को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये सारी की सारी फॉर्म्स मुझे नहीं पता इनका आंसर क्या होगा, आई डोंट नो एट ऑल। ये क्या आंसर्स निकाल के देंगे मुझे नहीं पता इनके बारे में, ठीक है। और कौन सी होती है, हाँ 1 की पावर ∞, मुझे नहीं पता क्या आएगी, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस, पिछला टेस्ट किसका हुआ था तुम्हारा, ITF का हुआ था। अब की बार मैट्रिसेस का ले लेते हैं, तीनों चैप्टर तो ज़्यादा हो जाएंगे, तुम जल्दी से मैं लास्ट में पूछ लूंगा तुमसे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये मोटी मोटी फॉर्म से देख लेंगे, ये ऐसे कुछ आंसर निकाल के देने लग जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। जब हमारा डायरेक्ट मेथड इस तरीके के आंसर निकाल के दे देता है जिनका मेरे को आंसर नहीं पता कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, इनकी वैल्यू कितनी होगी मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता लग पाता है। इसलिए मैं क्या करता हूं फिर, डायरेक्ट मेथड मैं डायरेक्ट मेथड को मैं फेल घोषित कर देता हूं कि भाई ये हो गया है फेल। कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो नॉन है पर इनडिटर्मिनेंट लगेंगी, तुम्हें लगेगा कि ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है, कुछ नॉन फॉर्म्स होती हैं इन्हीं से रिलेटेड, इन जैसी ही दिखती हैं पर वो हमें पता होती हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से गुना कराएंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, ये मेरे को पता है, ठीक है। दूसरा, कई बार तुम्हें इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ना मिल जाएगा तो वो भी इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। और 0 को 0 से गुना कराओगे वो तो पता ही है कि 0 होगा, ठीक है। चौथा, 0/∞, 0/∞ भी मुझे पता है, क्योंकि 1/∞ को मैं 0 लिख सकता हूं, भाई एक इन्फिनिटी को अलग कर लो, 0 × 1/∞, तो 1/∞ को 0 ले लेंगे तो 0 × 0 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसी फॉर्म्स है जो हमें पता है, उनको हम इनडिटर्मिनेट नहीं लेंगे, तुम्हें इन्हीं को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अभी इस पे इतना सरदर्द नहीं लगाना है, ऐसा हमें अभी नहीं समझनी है ये सारी बातें, ऐसा हमें ये सब बातें अभी नहीं समझना है, नहीं होगा प्रथम, हमें इतना फोकस नहीं करना है इस पे, क्योंकि हमें लिमिट नहीं निकालनी है, हमें आगे बातें डिस्कस करनी है। तो बात यह है कि हमारा डायरेक्ट मेथड कई बार ऐसे आंसर निकालने लग जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² - 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 4/x - 2। अगर इसके अंदर तुम डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो फिर ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर -4/2 - 2, 0/0 आ रहा है, तो ये नहीं पता अब इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट मेथड फेल हो गया। अब इस डायरेक्ट मेथड की जगह हमने और मेथड्स बनाए, कौन सा, दूसरा मेथड आया मेरे पास सबसे पहले फैक्टराइजेशन का। मैंने क्या कोशिश करनी शुरू करी कि मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, अगर हो पाया तो, कहता है अगर रूट्स की टर्म्स मेरे को दिखेंगी तो मैं रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं रैशनलाइजेशन करूं। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा एक एक दो दो सब पे, अभी मैं एक एक दो दो क्वेश्चन सब पे कराऊंगा, फिर लास्ट में अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो फिर मैं सब्सटीट्यूशन लगाऊंगा, फिर मैं क्या लगाऊंगा, सब्सटीट्यूशन लगाऊंगा।
तो बारी बारी से इनको देखते हैं। अरे भाई बता दूंगा टेस्ट का सिलेबस, यार थोड़ा सब्र रख लो, पढ़ लो। उल्टे सीधे कमेंट करते हो, पढ़ाई पे तो ध्यान है नहीं, फिर कहोगे सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया। तो फैक्टराइजेशन कब करना है? रेशनलाइजेशन तो ध्यान रखो व्हेन देयर आर रूट्स। जब तुम्हें रूट्स दिख रहे हैं तो समझ जाना है कि हमें रेशनलाइजेशन करना है। रूट्स के केस में ही रेशनलाइजेशन होगा। फैक्टराइजेशन कोशिश कर रहे हैं जब पोलिनोमियल्स दिख रहे हो जिनके तुम फैक्टर बना सकते हो। ठीक है, अब बताओ यहां पे रेशनलाइजेशन करना सही रहेगा कि फैक्टराइजेशन करना सही रहेगा? इस पे रेशनलाइजेशन लगाएं कि फैक्टराइजेशन लगाएं? अब कोई भी कह देगा कि इसके अंदर क्या लगाओ, फैक्टराइजेशन लगाओ। साफ साफ दिख रहा है 4 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, अपॉन में x-2 लिख सकता हूं। फैक्टर बन रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर वाले के रेशनलाइजेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता यहां पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और इसका क्या बन जाएगा फैक्टर, x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 2, ये फैक्टर बन जाएंगे। और नीचे क्या है तुम्हारा, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट कर जाएगा। तो जो जीरो बनाने वाला पार्ट है तुम्हारा वो कट गया, जो 0/0 बना रहा था वो कैंसिल ही कर गए। तो अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये बच गया। अब यहां पे डायरेक्ट मेथड लग जाएगा, यहां पे तुम्हारा डायरेक्ट मेथड लग जाएगा ना, पहले वाला x की जगह पे 2 रख दो। जब x की जगह पे 2 रख दोगे तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड तुम्हारा क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। डायरेक्ट मेथड को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे रेशनलाइजेशन बताता हूँ, रेशनलाइजेशन करना हो, एक क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन का देता हूँ। देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में x। मान लो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x की जगह 0 रख के देखो, जब x की जगह पे 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, रूट 1 माइनस रूट 1 अपॉन में 0। रूट 1 कितना होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म बन। डायरेक्ट मेथड तो फेल हो गया। अब यहां पे खुद सोचो, फैक्टर क्या बना भी पाओगे, फैक्टर बन ही नहीं पाएंगे, फैक्टर बनाने का कोई सेंस ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सीधा हमें समझ जाना है कि रैशनलाइजेशन बना करना है, हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्या करूंगा, इसका रैशनलाइजेशन कर दूंगा, लिमिट को ऐसे ही चलने दूंगा। रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स है, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स, हो जाएगा। ऊपर अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ए का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 माइनस एक्स, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स। नीचे ये सारा ऐसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। माइनस को अंदर ले जाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा तुम्हारा, 1 से 1 कैंसिल कर जाएगा। ऊपर क्या बन गया देखो ध्यान से, ऊपर बन गया तुम्हारा माइनस का 2x, ऊपर बन गया तुम्हारा माइनस का 2x और नीचे कितना आ गया x, ठीक है। और रूट में 1 माइनस एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पे x से x कैंसिल कर जाएगा। ये जीरो बनाने वाली समस्या ये थी, इसकी वजह से 0/0 बन रहा था, ये कट गया। अब x की जगह पे 0 रख दो, डायरेक्ट मेथड लगा दो। जब x की जगह पे 0 रखोगे तो ऊपर तो हो गया माइनस का 2, नीचे कितना हो गया, रूट 1 प्लस रूट 1, ठीक है। ऊपर हो गया -2, नीचे बन गया 2, तो -1 आ गई। इसकी लिमिट कितनी आ गई, -1 आ गई। समझ रहे हो कुल मिला के कंसेप्ट को, कहां से क्या चीजें जुड़ रही हैं, कैसे जुड़ रही हैं।
तो जब रूट्स जैसी टर्म दिखेंगी तो मैं रेशनलाइजेशन पे आ जाऊंगा, जब मेरे को फैक्टर बनाते हुए दिख जाएंगे तो मैं फैक्टर बना लूंगा। और एक चीज और भी है, कई बार जो मेरा फंक्शन है वो मुझे पीस वाइज फंक्शन दिखेगा। कई बार मुझे क्या दिखेगा, पीस वाइज फंक्शन दिखेगा। देखो पीस वाइज, ये सबसे ज्यादा दिखेगा तुम्हें, ये चीज इसको ध्यान से सुन लेना। पीस वाइज फंक्शन, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया भी था पहले, जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले लिया भी था, जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और माइनस का 2x प्लस 1 अपॉन 3 व्हेन x इज लेस देन, व्हेन x इज लेस देन। ये पीस वाइज फंक्शन होता है जो दो पीस में डिफाइन किया होता है। मैंने जो पहले पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया था वो बहुत इजी डिफाइन किया था ताकि तुम समझ जाओ। ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है, पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। ऐसा जो पीस वाइज फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। विभा पता नहीं मुझे क्या समस्या है। अब वो क्वेश्चन क्या करेगा तुमसे, मान लो तुमसे अब वो 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन कर सकता है। मान लो उसने तुमसे ये पूछ लिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एक तो सवाल कर दिया 4 एफ एक्स, एक क्वेश्चन तो ये कर दिया, एक क्वेश्चन कर दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स। पहले तो इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं या फिर, और एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स। ये 3 क्वेश्चन कर दिए मैंने तुम्हें यहां से। मुझे एक बात बताओ, क्या 4 के अगल बगल में फंक्शन चेंज हो रहा है? 4 के नेबरहुड में 4 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा? 4 से अगर जस्ट छोटा नंबर देखोगे तो 3.9 टाइप का होगा, और 4 से जस्ट बड़ा नंबर देखोगे तो 4.01 टाइप का होगा। इस तरीके, क्या इन दोनों सिनेरियो में फंक्शन चेंज हो रहा है? क्योंकि 3.9 लोगे वो भी 2 से तो बड़ा ही है, और 4.01 लोगे वो भी 2 से बड़ा है। इन दोनों ही पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, दोनों ही पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो यहां से निकलेगी। निकलेगी क्या नहीं निकलेगी? एकदम सेम टू सेम बात जीरो के लिए है। एकदम सेम टू सेम बात जीरो के लिए है। अगर जीरो के लेफ्ट में और राइट में देखो, जीरो के राइट में कौन दिखेगा? 0.1 टाइप के नंबर, और जीरो के लेफ्ट में देखोगे तो माइनस का 0.001 टाइप के नंबर दिखेंगे। क्या इन दोनों के लिए फंक्शन चेंज हो रहा है? अगर तुम्हें 0.01 की वैल्यू निकालनी है वो भी यहीं से निकलेगी क्योंकि वो भी 2 से छोटा है, और अगर माइनस का 0.001 की वैल्यू निकालोगे वो भी यहीं से निकलेगी क्योंकि वो भी 2 से ही छोटा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए भी फंक्शन जीरो और जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में सेम ही है। पर अगर मैं बात करूं 2 की, अगर मैं 2 की बात करूं, 2 के राइट में देखो, 2 के राइट में यानी कि 2 से बड़ी वैल्यू, यानी कि 2.001 टाइप का कोई नंबर है, तो उसके लिए फंक्शन क्या रहेगा? 2.001 टाइप के लिए, उसके लिए तो फंक्शन ये रहेगा, उसने बोला है कि 2 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन ये रहेगा, और 2 से छोटी वैल्यू अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.999 टाइप का हो जाएगा। उसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये होगी। 2 से छोटे के लिए बताओ, यानी कि यहां फंक्शन चेंज हो रहा है, यहां लिमिट निकालने में समस्या होगी। अगर तुमसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 लिखा है, इसका मतलब तो सीधा सीधा इतना हो गया कि 4 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन तो सेम ही है। तो यहां पे मुझे क्या करना है? सिर्फ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4x प्लस 3, फंक्शन पता है क्या रखना है सीधा, और इसके अंदर डायरेक्ट मेथड लग जाएगा। 16 और 3 19, 4 पे फंक्शन की लिमिट कितनी आएगी? 19 आएगी। अगर मैं बोलूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे, 0 के लेफ्ट और राइट में भी सेम फंक्शन है, तो मैं क्या रखूंगा? 2x प्लस 1 अपॉन 3, यहां पे 0 रख देंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। पर भाई यहां पे तो मेरे को पता ही नहीं मैं फंक्शन लिखूं क्या। दोनों केस पॉसिबल है, 2 के लेफ्ट से देखूंगा तो फंक्शन ये दिखेगा, राइट से लिखूंगा तो ये दिखेगा। यहां फंस गया मैं, समझ रहे हो? तो इस तरह के काम के लिए भी मेरे को एक मेथड की जरूरत पड़ी, जहां पे इस तरीके का फंक्शन मिलेगा। उस फंक्शन के अंदर मैं कैसे डील कर पाऊंगा मेरी चीजों को?
पीस वाइज फंक्शन के लिए। तो यहां पे भी एक मेथड की जरूरत पड़ी। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए मेरे पास कौन आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड आया। कौन आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि भाई इतनी जल्दबाजी मत करो। हाँ बिल्कुल आर्यन, वैसे ही करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि यहां पे तो तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक साथ ही निकाल दी। अभी तक हम जो ये पीछे सवाल कर रहे थे, इनके अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इकट्ठी निकाल रहे थे। जीरो के लेफ्ट में राइट में फंक्शन सेम है। जितने भी सवाल करे, यहाँ पे 2 के लेफ्ट में राइट में फंक्शन सेम है। यहाँ पे सब क्वेश्चन में 2 के लेफ्ट में राइट में फंक्शन क्या था? सेम था। तो कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड इतनी जल्दबाजी मत करो भाई, दोनों को ध्यान से देखो। 2 के लेफ्ट में अलग देखो, 2 के लेफ्ट में अलग देखो और राइट में अलग देखो। लेफ्ट में अलग देखना और राइट में अलग देखना मैं तुम्हें शुरू में ही समझा चुका हूं। वो चीज मैंने तुम्हें यहां समझाई थी एग्जाम्पल देके। 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में मैंने एग्जाम्पल देके तुम्हें शुरू में ही समझाया था। ये 2 के लेफ्ट में और राइट में समझाया था ना यही। तो कहता है कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखेंगे क्या दोनों सेम आ रही हैं। अगर दोनों सेम आ गई तो हम बोल देंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर सेम नहीं आई तो हम बोल देंगे एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये एक सेम टू सेम काम मैं ऑलरेडी करा चुका तुम्हें। 5 पे लिमिट निकलवा चुकी, 7 निकलवा चुका, 7 आ रहा है। 2 पे लिमिट निकलवा चुका, नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ये ऑलरेडी काम कर चुके हम। अब उसको देखना है कि मेथड से कैसे करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है ये देखना है ध्यान से, करते कैसे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली काम क्या करके देता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना सिखाता है कि एक पॉइंट की लेफ्ट लिमिट अलग से कैसे निकाली जाए, राइट लिमिट कैसे निकाली जाए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, ऐसे लिखी जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तुम्हें पता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स, ऐसे ही लिखी जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं। एक जगह पे आके, एक जगह पे कोई आके किसी दूसरी चीज को रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि मैंने हर बार मैं यही एग्जांपल देता हूं, जैसे फुटबॉल का जो मैच होता है उसके अंदर क्या होता है? प्लेयर्स के सब्स्टिट्यूशन होते हैं। जैसे एक प्लेयर अंदर खेलता रहता है, जब बहुत देर हो जाती है तो बाहर से एक दूसरा प्लेयर चला जाता है, जिसको सब्स्टिट्यूशन प्लेयर बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट बोला जाता है। तो सब्स्टिट्यूट क्या करता है? एक प्लेयर को बाहर भेज देता है और उसकी जगह खुद खेलने लग जाता है। तो सेम चीज हम यहां भी करना चाह रहे हैं। यहां पे हम किसी चीज को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, और इसके अंदर सिर्फ तुम्हें एक ही चीज दिख रही है रिप्लेस होने वाली, x। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे। हम क्या करेंगे? हाँ, अब तो आईपीएल में भी होने लग गया है। तो x को अब हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। मुझे एक बात बताओ, यहां पे x कैसा नंबर है? यहां पे जो तुम्हारा x है वो कैसा नंबर है? यहां पे तुम्हारा x 2 से बड़ा है कि छोटा है? ये बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर जो हम x को कंसिडर कर रहे हैं वो 2 से बड़ा है कि छोटा है? ये बहुत ध्यान से समझनी है बात, ये यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा ये। तो 2 से छोटा है कि बड़ा है? बताओ। क्योंकि हम 2 के लेफ्ट में बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? 2 के लेफ्ट में बात कर रहे हैं। 2 के लेफ्ट के नंबर कैसे होते हैं? 2.1.999 टाइप के नंबर्स, 2 से छोटे नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि पुट कर दो x को क्या? 2 माइनस एच। और यहां पे x 2 से बड़ा है, 2 प्लस की बात हो रही है, तो हम यहां कहते हैं कि भाई x को पुट कर दो 2 प्लस एच। और h जो है वो दोनों में ही पॉजिटिव नंबर है, h नेगेटिव नहीं है। h क्या है यहाँ पे? h जो है एक 0 से बड़ा नंबर है, और h 0 के एकदम पास है। h जो है वो एक पॉजिटिव नंबर भी है और 0 के एकदम पास है।
जीरो के एकदम पास होने का मतलब h की वैल्यू कुछ ऐसी है 0.0000001 कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि इस तरीके का नंबर जब यहां रखोगे तो 1.999 टाइप का आ जाएगा, और जब यहां रखोगे तो 2.0001 टाइप का आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम ये दोनों काम कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? ये दोनों काम कर देते हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो जो हमारा ये फंक्शन है ये पूरा का पूरा एच में दिखने लग जाता है। ये पूरा का पूरा किस में दिखने लग जाता है? एच में दिखने लग जाता है। तो अब मुझे बताओ, जब ये पूरा का पूरा फंक्शन एच में दिखेगा, जहां जहां पे फंक्शन में, अच्छा एक चीज और, एक बार ये स्टेप तुम्हें समझ तो आ गया, पर ये स्टेप करना है एक बारी बाद में। पहले जो काम है वो है फंक्शन को सिलेक्ट करने का। 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करूं? फर्स्ट वाला पार्ट के सेकंड वाला पार्ट? 2 माइनस के लिए, 2 माइनस के लिए किसको सिलेक्ट करूं? फर्स्ट वाले को के सेकंड वाले को? क्या कहते हो? पहले तो फंक्शन को भी तो सिलेक्ट करना है जिस पे लिमिट निकलेगी। तो 2 माइनस के लिए कौन से फंक्शन को सिलेक्ट करूं मैं? फर्स्ट को के सेकंड को? सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो पहले तो फंक्शन को सिलेक्ट करना है 2 से छोटी वैल्यू के लिए। तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन ये वाला है, तो पहले फंक्शन को सिलेक्ट कर लो 2x प्लस 1/3। ये फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यहां पे कौन सा होगा? 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कहां लिखा हुआ है? 2 से बड़ा लिखा हुआ है फर्स्ट में। तो यहाँ फंक्शन कितना है? 4x प्लस 3 है। पहले फंक्शन का सिलेक्शन करना है, ये ध्यान रखना है। अब सब्सटीट्यूशन करना है, तो पुट करेंगे यहाँ पे तो हम x को क्या 2 माइनस एच, और यहाँ पे हम x को क्या पुट करेंगे 2 प्लस एच, ये रख देंगे। ठीक है। अब जब मैं फंक्शन में x की जगह पे 2 माइनस एच रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 1/3। और मुझे बताओ कि अब ये फंक्शन x में तो दिख नहीं रहा है, ये फंक्शन किस में दिख रहा है? h में दिख रहा है। तो लिमिट किसकी हो जाएगी? h की। और h कैसा नंबर था? h एक ऐसा नंबर था जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अगर फंक्शन में x की जगह पे h रख दिया तो अब लिमिट तो h की होगी ना, x की क्यों होगी? तो लिमिट जो है वो किसकी हो जाएगी अब? h की। और h किसके पास नंबर है? h जीरो के पास का नंबर है। एकदम सिमिलरली यहाँ पे 4 इंटू में 2 प्लस एच रखोगे और प्लस का 3, तो यहां पे भी अब लिमिट h की हो जाएगी, h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ऐसा कर देना है। अब h को क्या रख दो? 0 रख दो। डायरेक्ट मेथड लग जाएगा, h को 0 रख दो। तो 0 रख दोगे तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, 5/3। लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ जाएगी 5/3। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, यहां पे h को क्या रख दो? 0 रख दो। तो 0 रखोगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कुल आर्यन ने तो काफी देर पहले आंसर दे दिया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ, एच हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा, 0 होगा नहीं, 0 को ही अप्रोच करेगा। अप्रोच करेगा कौशल, 0 नहीं होगा। दोनों बातों में डिफरेंस है, समझो। इतनी देर से मैं यही समझाना चाह रहा हूं, एच 0 नहीं है, 0 के पास है। तो यहां से मुझे क्या दिखा कि LHL और RHL सेम नहीं है। LHL और RHL क्या नहीं है मेरी? सेम नहीं है। और LHL और RHL अगर मेरी सेम नहीं है तो ये जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x), ये कितनी आ गई तुम्हारी? डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, ये नहीं एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। कह रहा है कि इफ f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस a और if x is greater than -1 और 2x plus 4/2 if x is less than equal to -1 is, and limit exist at x is equal to -1, then find a।
फिर ए को फाइंड करके चलो बताओ। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू -1 देन फाइंड ए। तो फिर ए की वैल्यू फाइंड करो। श्रुति का आंसर आया है, रोहित का आया है, दोनों का अलग अलग आया है। रोहित एक कमेंट किया कर, मेरे को एक में दिख जाता है, 10-10 करने की जरूरत नहीं है। देवेश का और अलग आया, अनुराग का और अलग आया है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, हद है। इतना मुश्किल तो सवाल नहीं था, एकदम आसान सा सवाल है, एकदम रद्दी। पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसने क्या बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उसने हमें ये चीज दी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि LHL और RHL सेम आएगी। तो पहले LHL निकालो। LHL कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 के माइनस में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 माइनस। अब -1 से छोटा फंक्शन कहाँ है, ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू -1 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, तो ये फंक्शन लेंगे, ये तो कट ही जाएगा, 2x प्लस का 4/2। LHL तो ये होगी, और RHL लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 प्लस, -1 के राइट में कौन सा फंक्शन है, ये है 3x प्लस a। पहले तो फंक्शन का सिलेक्शन होना चाहिए। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, यहां पे पुट करेंगे x को क्या, -1 और यहां पे हम क्या पुट करेंगे, x को -1 प्लस का h। देख लो ध्यान से, आंसर निकालने की होड़ मत लगाओ, क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड के अंदर, पर ये करना जरूर पड़ेगा, हर सवाल में, हर सवाल में करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन h में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट बन जाएगी 0 पे। यहाँ पे भी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी, 3 इंटू में -1 प्लस का h और प्लस का a हो जाएगा। अब h को क्या अप्रोच कराओ, 0 अप्रोच करा दो। जब h को 0 अप्रोच कराओगे तो 0 रख देंगे, तो 2 इंटू -1 प्लस का 4/2 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 2/2 1, ये कितना हो रहा है, 2/2 1, और यहाँ पे 0 रखोगे तो हो जाएगा -3 प्लस का a। अब उसने बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है क्या, LHL और RHL बराबर है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, LHL और RHL क्या है, इक्वल है, यानी कि LHL कितनी है 1 और RHL है -3 प्लस का a, यानी कि a की वैल्यू 4 आएगी। 4 इज द राइट आंसर। श्रुति का सबसे पहले आया था और सबसे सही आया था। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है तुम्हारा। तो मोटे मोटे मेथड तो ये हो गए, 4 मेथड जो मेथड्स हैं वो ये हो गए। अब कुछ रिजल्ट से भी लिमिट निकलती है, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनसे लिमिट निकलती है।
अब मैं जल्दी जल्दी से वो लिमिट्स, वो मेथड, वो तुम्हें रिजल्ट्स बता देता हूँ जिन रिजल्ट से भी लिमिट निकलती है। हमें वो रिजल्ट्स पता होने चाहिए, समझ रहे हो? तो कुछ रिजल्ट्स हैं, वो देखो क्या कहते हैं। जहां पे मेथड्स काम नहीं करेंगे, रिजल्ट्स काम करेंगे, तो ये रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए जरूर से जरूर। जैसे पहला रिजल्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये है। अगर मैं इसमें डायरेक्टली x की वैल्यू a रख दूं, अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर x की वैल्यू a रख दूं तो कितनी आएगी? ये क्या बनेगा? a की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन a माइनस ए। क्या ये 0/0 नहीं बनेगा? क्या ये 0/0 नहीं बनेगा? 0/0 ही बनेगा। पर अब इसके मैं फैक्टर भी नहीं बना सकता, मैं इसको रेशनलाइज भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? पीछे जो 3 मेथड पड़े हैं वो कोई मेथड नहीं लगा सकते इसके अंदर हम। तो इसका हमने डायरेक्ट रिजल्ट बना लिया। वो कहता है ऐसा जब भी होगा उसका आंसर होगा ए एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ये लिमिट का आंसर बनेगा। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन कर ले हम, जैसे कि हम इसका एक क्वेश्चन कर ले, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 या 2 x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 अपॉन x माइनस 2। बताओ ये लिमिट कितनी आएगी? डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते आर्यन, एलोपिटल रूल नहीं लगाना है, क्योंकि एलोपिटल रूल सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। एलोपिटल रूल लगाना सही नहीं रहेगा। सुमित पालो दोबारा लेक्चर देखना भाई, अब तो क्लास ही खत्म होने वाली है ना, मेरे को कुछ चीजें कवर करनी है, एक बार देख लेना क्लास खत्म हो जाओ। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? ये लिमिट निकालनी है। वेरी गुड श्रुति, प्रियांशु। तो ये इस जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहली बात तो ये देखो, बिल्कुल देवेश एकदम सही है, इस जैसा दिख रहा है ये एकदम। ये तुम्हें खुद से समझना है, ये तुम्हें क्या समझना है? खुद से समझना है। तो n का काम कौन कर रहा है? n का काम तो कर रहा है 6, a का काम कौन कर रहा है? 2। तो क्या आएगा? n इंटू ए की पावर n माइनस वन, क्या आएगा? n इंटू ए की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 5, 6 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 192, 192। समझ रहे हो? एक और बताओ। ये बताओ। LHL और RHL को बराबर रख के आया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी सुमित, तो LHL और RHL को बराबर रख दिया। तो दिव्यांशु, देवेश, हिमांशु, ठीक है। यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? n का काम कर रहा है 4, a का काम कर रहा है 3, 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 3 की पावर 3, यानी कि 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है तुम्हारा। ये क्या रिजल्ट है? पहला रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को समझना कैसे है? इस रिजल्ट को तुम इस तरीके से समझोगे, देखो कैसे। लिमिट, ये चीज जिसको अप्रोच कर रही है, मान लो इस चीज को मैं बोल रहा हूं ये एक स्टार चीज है, ये एक हैश चीज है जो किसी स्टार को अप्रोच कर रही है। इससे रिलेट करो इसको। ये एक स्टार चीज है जो किसी हैश को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पे उस हैश की पावर n है, माइनस स्टार की पावर n है, और अपॉन में हैश माइनस स्टार दिया हुआ है। क्या ये चीज रिलेट हो पा रही है इससे? हैश का काम तो कर रहा है x, a का काम कर रहा है स्टार,
इस तरीके की अगर ये लिमिट दी हुई है तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा, n स्टार की पावर n-1, n स्टार की पावर n-1। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, समझो इस बात को। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन दिया है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू -2, x प्लस 2 की पावर 5 माइनस x प्लस 2 5 पावर 5 अपॉन में ये है। मान लो एक ये क्वेश्चन दिया है, सर आप 11th जैसा सेम पढ़ा रहे हैं, हाँ तो वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हाँ तो वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें तो सेम ही लगेगा जो पढ़ लिए पे ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे x प्लस 2 5 को अप्रोच कर रहा है और x प्लस 2 की पावर 5 है, सॉरी 5 लिख दिया क्या, 3 लिखो इसको, यहाँ पे इसको 3 लिखो, 5 नहीं 3 लिख लो। मैं कह रहा हूं कि x प्लस 2 किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, x प्लस 2 की पावर 5 3 की पावर 5, यहां पे क्या होना चाहिए, नीचे नीचे इन दोनों का ही डिफरेंस होना चाहिए। नीचे क्या होना चाहिए, मैंने बताया ना, हैश अप्रोच करना चाहिए स्टार को, हैश की पावर n होनी चाहिए, स्टार की पावर n होनी चाहिए, अपॉन में हैश माइनस स्टार होना चाहिए। तो ये हैश हो गया, ये स्टार हो गया, हैश की पावर n स्टार की पावर n। मुझे बताओ क्या x-1 को मैं x प्लस 2 माइनस 3 नहीं लिख सकता? क्या x-1 को जो नीचे दिया हुआ है उसको मैं x प्लस 2 माइनस 3 नहीं लिख सकता? x प्लस 2 माइनस 3, ऐसा लिखने में क्या समस्या है? x प्लस 2 माइनस 3, कोई समस्या नहीं है। अब मुझे बताओ क्या ये सेम टू सेम ये रिजल्ट बन गया कि नहीं बन गया, कि x a को अप्रोच कर रहा है, x की पावर n है, a की पावर n है, अपॉन में x माइनस a है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, x अप्रोच कर रहा है a को, x प्लस x की पावर 5 है, a की पावर 5 है, x माइनस 3 है, सेम रिजल्ट बन गया, तो सेम आंसर आ जाएगा। n का काम कौन कर रहा है, 5, और 3 की पावर 5 माइनस 1, यहां भी लग जाएगा ये रिजल्ट, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, यानी कि 5 इंटू 81 कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा, ठीक है, 405 हो जाएगा, बिल्कुल विभा, अमन, श्रुति। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रिजल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे। कौन सा, पहला रिजल्ट तो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। पहला रिजल्ट तो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। देखो वैसे तो साइन 0 होता है 0 और x होता है 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है अभी, पर इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, साइन x अपॉन x क्या होगा, 1 होगा। तीसरा रिजल्ट क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x। tan x अपॉन x भी कितना होता है तुम्हारा, 1 ही होता है। अब इन रिजल्ट्स को ऐसे नहीं समझना है, जैसे पिछले वाले को समझा वही समझना है, क्या कि भाई लिमिट हैश अप्रोच कर रहा है 0 को, और साइन के अंदर भी वही हैश लिखा हुआ है, और नीचे भी वही हैश है। अगर ऐसी कोई पिक्चर दिख रही है
तो फिर वो लिमिट 1 ही आएगी। या फिर लिमिट हैश अप्रोच कर रहा है 0 को, 10 के अंदर भी वही हैश है और अपॉन में भी वही हैश है, तो ये भी 1 ही आएगा। ये रिजल्ट भी काफी यूज होगा। ठीक है प्रथम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे पूछ लिया, मैंने कह दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन एक्स, ये लिमिट कितनी होगी बताओ, ये लिमिट कितनी आएगी बताओ। 5-6 हो गया, आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा। अच्छा, क्या होना चाहिए, साइन के अंदर जो लिखा हुआ है, साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो ही नीचे होना चाहिए और वो ही लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, यही तो मतलब है। साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5x, साइन के अंदर लिखा हुआ है 5x, वो ही नीचे होना चाहिए। x तो है, x तो है तुम्हारे पास, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दूं और 5 से डिवाइड करा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। साइन 5x लिखा हुआ है, नीचे 5x चाहिए, तो 5 से डिवाइड करा दिया, 5 से गुना करा दिया। अब मुझे बताओ, अगर x एक 0 के आसपास का नंबर है, मान लो 0.0001 है, x एक 5 के 0 के आसपास का नंबर है, तो 5x किसके आसपास का होगा, 5x कोई दूर चला जाएगा, 5x भी 0 के आसपास ही होगा, बस 5 आ जाएगा। तो अगर x 0 के आसपास है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 5x भी 0 के ही आसपास होगा, आया ना। अगर x 0 के आसपास है तो 5x भी 0 के ही आसपास होगा। अब ये लिमिट एडजस्ट हुई कि नहीं हुई बताओ। लिमिट जिस चीज को, लिमिट जो 0 को अप्रोच कर रही है वो ही साइन के अंदर है और वो ही डिनोमिनेटर में है। ये वाला पार्ट कितना बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा 1 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लिमिट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही, बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट ऑफ tan स्क्वायर 2x अपॉन में x, ये बताओ कितनी आएगी लिमिट, इसको ध्यान से समझ लेना। ये बताओ, गलत है सचिन, कौशल का सही है। अब यहाँ पे हाँ, दिव्यांशु का भी ठीक है। इसको एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है। यहाँ पे ऊपर कितने tan लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसके ऊपर कितने tan लिखे हुए हैं भाई, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया पता है सवाल में मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है।
इसको ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो। अब करो एक बार ना, थोड़ी सवाल में गड़बड़ हो गई, थोड़ी सवाल में गड़बड़ हो गई, अब करो। हाँ विभाग जीरो आएगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जीरो आएगा, पर ऐसे करो, टेन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है। अब करो, अब करो जरा, टेन स्क्वायर 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। सॉरी, नहीं विभा, वन कैसे आएगा, वन तो कैसे भी नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे सीधा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दूं तो क्या एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या एडजस्ट हो जाएगा, खुद सोचो। 10 के अंदर लिखा हुआ है 2x और नीचे बना रहे हो तुम 2x स्क्वायर, तो ये तो अलग अलग चीज हो गई, ये तो क्या हो गई, अलग अलग चीज हो गई। पहली बात तो ये समझना है कि ऊपर दो तो 10 है और दो ही x है, ऊपर क्या है तुम्हारे, दो ही 10 है और दो ही x है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा तुम इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, तुम इसको किस फॉर्म में लिखोगे, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, tan 2x अपॉन में x का होल स्क्वायर। पहले स्क्वायर को हटा दो, कंप्लीट स्क्वायर में लिख दो। अब करो एडजस्ट, अब करोगे एडजस्ट, कभी भी पावर्स के साथ एडजस्ट मत करना, गलत हो जाएगा। पावर्स को कंप्लीट पे लिखोगे फिर एडजस्ट करना है इस चीजों को, ठीक है, चीजों को फिर बाद में एडजस्ट करना है। अब tan का एंगल कितना है, tan का एंगल है 2x। अब तुम्हें नीचे 2x चाहिए, तो x तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया और जो 2 से डिवाइड कराया वो स्क्वायर के अंदर अंदर ही कराया, वो क्या कराया, स्क्वायर के अंदर अंदर ही कराया। और अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। अब 2 का स्क्वायर आएगा बाहर, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 4 आ गया बाहर, और ये बन गया लिमिट 2x अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट 2x अपॉन में 2x, ये बना। अब ये वाली लिमिट पूरी की पूरी तुम्हारी कितनी बन गई, ये वाली लिमिट बन गई 1, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। समझ आई बात, हाँ, तो 4 आएगा आंसर। अब होमवर्क सुनो तुम्हारा जल्दी से, मैंने कुछ एक डीपीपी भी दी है, पर तुम्हारा होमवर्क सुनो। कुछ रिजल्ट्स बचते हैं लॉग के और एक्सपोनेंशियल के, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल के रिजल्ट्स हैं, वो रिवाइज करके आएंगे। अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाना, कुछ रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स करने हैं तुम्हें, और जो मैंने कराए हैं क्वेश्चन करने हैं तुम्हें खुद से, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। ये क्वेश्चंस तुम्हें करने जरूर से जरूर, चाहे दो दो तीन तीन सवाल कर लेना, पर एनसीईआरटी के हर एक्सरसाइज हर रिजल्ट के सवाल करके आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स तुम्हें एक होमवर्क में करने हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कॉन्टिन्यूटी खत्म, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म। रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, दो तीन रिजल्ट और बच रहा है। हाँ 11th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी डीपीपी में इन रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, रिजल्ट पे बेस्ड नहीं डाले, मुझे लगा मैं कवर नहीं कर पाऊंगा पर हो गया, तो तुम खुद से कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉन्टिन्यूटी शुरू कर दूंगा और काफी कॉन्टिन्यूटी मैं करा भी दूंगा, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट में हम प्रॉपर 12th का कैलकुलस शुरू कर देंगे। इतना इंट्रोडक्शन मोर देन इनफ है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से स्मूथली चलेगा अगर आज की क्लास समझ आई है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मेरे को उम्मीद है लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अब कैलकुलस शुरू हो रहा है। अब सबसे मुश्किल पार्ट है, इसको क्रॉस कर दिया तो फिर सब क्रॉस है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो धन्यवाद, मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आएगा। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।